नमस्ते, वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इसके पहले हम देख चुके हैं रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, हाइपोथेसिस क्या होता है, उसमें एरर्स किस तरीके से होते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च डिजाइन क्या होती है, रिसर्च डिजाइन के अंदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किस तरह की होती है, डेटा कलेक्शन किस तरीके से होता है, सैम्पलिंग किस तरीके से होती है और सैम्पलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है। अभी हम देखने वाले हैं कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें लोगों से पूछना पड़ता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो चीज़ अगर हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप उसको खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। तो उनके एटीट्यूड को, उनके प्रेफरेंसेस को, उनके इन्फ्लुएंसेस को हमको मेजर करना पड़ता है, जिसके लिए हम स्केल्स और मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। उसको भी हम डिटेल में इस पूरे यूनिट में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो रिसर्च में अभी हम इतनी चीजें देख चुके हैं। मेजरमेंट स्केल का मतलब क्या होता है कि हम एक पूरी स्केल बनाते हैं 1 से 10 तक। कोई भी प्रेफरेंस, कोई भी एटीट्यूड आपका कितना है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, उसको हम नंबर कर देते हैं 1 से 10 के बीच में, और उसके हिसाब से हमारे आगे के डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। तो एटीट्यूड्स इस पूरे यूनिट में, यूनिट नंबर 9 में हम देखेंगे कि मेजरमेंट और स्केलिंग क्या होती है, मेजरमेंट स्केल क्या क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है स्केल्स का, एक अच्छा मेजरमेंट किसको बोलते हैं, एरर्स के सोर्सेस क्या क्या है मेजरमेंट के अंदर, और स्केलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। एक होती है कंपेरेटिव और एक होती है नॉन कंपेरेटिव। ठीक है, एकदम सिंपल चैप्टर है, सिर्फ अगर एक बार सुन लिया और समझ लिया तो खत्म है, उसके बाद उसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर क्या होता है बिजनेस सर्वेज में, हम एटीट्यूड्स को मेजर करते हैं। एग्जांपल से समझो, अगर एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने पोटेंशियल बायर से पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि आप मेरे ब्रांड नेम के बारे में कितने अवेयर हो। एक कोई फूड मैन्युफैक्चरर है, वो जानना चाहता है कि अगर वो नया प्रोडक्ट बनाए, आफ्टर डिस्क्राइब लोगों को बता दे कि मेरा नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो क्या आप उसको खरीदोगे या आप उसको नहीं खरीदोगे। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि क्या जो नया प्रोडक्ट है उसमें कौन सा फीचर है जो कि लोगों को एक्सेप्टेबल है, कौन सा फीचर ऐसा है जो उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्या स्ट्रेंथ है या वीकनेस है हमारे कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव्स की। ये चीजें जज करने के लिए हमको एटीट्यूड को मेजर करना पड़ता है, लोगों का उनका रिएक्शन कैसा रहेगा उसको हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। उनका मेंटल स्टेट कैसा है अबाउट द परसीव्ड, जो उनका परसीव्ड इन्वायरमेंट है, जो परसीव्ड रिस्पॉन्स उनका है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एटीट्यूड क्या होता है, दिस इज द मेंटल स्टेट बाय विच एन इंडिविजुअल that the individual uses to structure the way they perceive their environment and guide the way they respond to it। तो एटीट्यूड वो रिएक्शन होता है, वो सिस्टम होता है जिसके बेसिस पर हम इंडिविजुअल जज करता है उसके इन्वायरमेंट को, और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब मेजरमेंट और स्केलिंग क्या क्या होती है। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम नंबर असाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जो विद इन द स्पेसिफाइड रूल्स। हम मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं मेजर कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर कर रहे हैं। सर कछु नहीं समझ रहा क्या बोल रहे हो। देखो, हम जब बोलते हैं कि हम कंज्यूमर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर्स पर रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं, कंज्यूमर्स तो ऑब्जेक्ट हैं। हम कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस पे, उनको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक का जो मेजरमेंट होता है, उसको हम नंबर्स असाइन कर देते हैं ताकि हम उसको कंपेयर कर सके, कम्युनिकेट कर सके, उसको मेजरमेंट कहा जाता है। और स्केलिंग का क्या मतलब रहता है, मेजरमेंट को ही एक्सटेंड करा जाता है स्केलिंग में। इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको एक स्केल पर प्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझो, अगर आप बोल रहे हो कि आपका टीवी एडवर्टीजमेंट, एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है, आपको वो कैसी लगी, तो हम बोलेंगे कि 1 बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और 10 बहुत अच्छी लगी। तो 1 से 10 के बीच में आप उसको कहीं पर कुछ नंबर दे दो। तो ये जो 1 से 10 पर उसको प्लेस करना है, इसको स्केलिंग कहते हैं। मेजरमेंट के लिए स्केलिंग को यूज करा जाता है। ठीक है। नाउ, मेजरमेंट स्केल कौन कौन सी होती है, 4 टाइप की होती है। एक नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरनल, इंटरवल और फिर रेशो। एक एक देते हैं, एक एक लिखते हैं। नॉमिनल स्केल क्या होती है, ये किसी भी चीज को मेजर करने के लिए नहीं होती है, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। मतलब अगर आप किसी शोरूम में जा रहे हो, बाइक का कलर आपको लेना है, जब आप प्रीमियम बाइक खरीदते हो तो आप कोई भी कलर असाइन करा सकते हो, आपके हिसाब से वो कलर बनता है। 400-500 कलर उसके रहते हैं। तो हर एक कलर को एक नंबर दे दिया, और आपने बोल दिया कि मेरे को छठवें नंबर का कलर चाहिए, या 300वें नंबर का कलर मुझे असाइन कर दो मेरी बाइक के ऊपर, मेरी कार के ऊपर। तो ये जो वैल्यू है, इसको आप प्लस माइनस नहीं करने वाले हो, इसको मेजर करने के लिए नहीं, आइडेंटिफाई करने के लिए। जो आपका बैंक अकाउंट नंबर रहता है, जो क्रिकेट की जर्सी के ऊपर पीछे 18 नंबर विराट कोहली का लिखा रहता है, वो क्यों लिखा रहता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, वो मेजर करने के लिए नहीं रहता है। ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर देते हैं वेरियस कैटेगरीज में, यस नो की, पास फेल की, या फिर टाइप ऑफ द पॉपुलेशन ग्रुप, जैसे कि मोटरसाइकिल है, बाइक है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। हम वैल्यू को मेजर करने के लिए अलाइन नहीं करते, वैल्यू को प्लस माइनस नहीं करने वाले हम लोग, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए है, इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारा जो क्लास का रोल नंबर होता है वो होता है नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या रहती है, यहाँ पर भी हम वैल्यू को मेजर नहीं करते हैं,
हम इंडिकेट करते हैं रैंक क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर, कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की रैंक क्या आने वाली है। जैसे कोई कंपटीशन हुआ, उसमें कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, तो ये हो गई उसकी ऑर्डिनल स्केल, स्टूडेंट्स को हमने रैंक कर दिया। अब यहाँ पर हम फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में डिफरेंस थोड़ी निकालेंगे, 1 - 2 थोड़ी करेंगे हम लोग। जो फर्स्ट है वो सबसे ऊपर है, वो फर्स्ट है, जो उसके नीचे वो सेकंड है, जो अगला है वो थर्ड है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकालते नंबर ऑफ रैंक्स के बीच में, ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए होता है ऑन अ स्पेसिफिक पैरामीटर। और इंटरवल स्केल क्या रहती है? इंटरवल स्केल जो होती है, यहाँ पर हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, कि जो टेम्परेचर की स्केल रहती है, टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि और जीरो का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपके एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इंटरवल स्केल में टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बहुत गर्म भी हो सकता है। तो टेम्परेचर जब हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं जिस स्केल को, उसको इंटरवल स्केल कहा जाता है। इसमें हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर 10 है और कहीं और पर -20 है, तो हम बोल सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, लेकिन ऊपर के दोनों में हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते रैंक्स के बीच में। ठीक है। फिर रेशियो स्केल, रेशियो स्केल में क्या होता है, तीनों ही पहले की स्केल्स की, नॉमिनल की, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाती हैं, और इसमें एक नेचुरल 0 पॉइंट रहता है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कितनी बार कोई एक ऑब्जेक्ट, कितने टाइम्स एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूज करा जाता है। सर मतलब क्या, इसमें करते क्या है एग्जैक्टली, ये जो हम रोज करते हैं। अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, तो मैं बोलूंगा कि मेरी सैलरी आपसे दोगुनी है। अगर मेरी हाइट आपसे ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि मैं आपसे 10 सेंटीमीटर, अब मेरी हाइट आपसे ज्यादा है। मेरी एज अगर आपसे ज्यादा है, मैं बोलूंगा मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं। तो मैं आपके कंपैरिजन में अपने पैरामीटर्स को कंपेयर कर रहा हूं, इसे कहते हैं रेशियो स्केल। तो देखो एग्जांपल देखो, नॉमिनल स्केल में क्या होता है, हम रोल नंबर, सीरियल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर हो गया। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, फीडबैक, रैंकिंग, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। इंटरवल स्केल में क्या होता है, टेम्परेचर हो गया, कैलकुलेटर की डेट्स हो गई, इनको आप माइनस प्लस कर सकते हो। और रेशियो में क्या होता है, वेट, सैलरी, दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप कंपेरिजन करते हो कि एक दूसरे से कितना बड़ा है, एक दूसरे से कितना छोटा है। ठीक है। नाउ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन स्किल्स, ये जो स्केल्स रहती हैं, इसकी अपने आप में एक लिमिटेशन रहती है कि इसकी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रहती है, उसको करना बहुत मुश्किल रहता है। कुछ ही स्केल्स हैं जिसपे सेलेक्टिव स्केल्स पर सेलेक्टिव चीजें करी जा सकती है। हम क्या क्या चीजें निकालते हैं, अगर कोई स्केल पे हम मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, जो हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो हर स्केल पे हर चीज नहीं निकाली जा सकती। जैसे नॉमिनल स्केल है, तो उसमें सिर्फ जो स्केल का उसका मोड है वो देखा जा सकता है कि नॉमिनल स्केल क्या है। आप आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको यूज कर सकते हो। ना उसका मीडियन निकलता, ना अरिथमेटिक मीन निकलता, ना ज्योग्राफिक मीन निकलता, ना स्टैंडर्ड डिवीजन निकलता, क्योंकि उसका वो पर्पस ही नहीं है। ऑर्डिनल स्केल में आप मीडियन निकाल सकते हो, जो मिड पॉइंट है वो निकाल सकते हो, रैंक, इसके ऊपर की रैंक, इसके बाहर की रैंक, वो आप कर सकते हो, लेकिन कोई मीन वगैरह नहीं निकाल सकते। इंटरवल स्केल के अंदर आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, बाकी सब कर सकते हो, डेविएशन भी निकाल सकते हो। और जो रेशियो स्केल रहती है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए होती है, इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, मीन निकालो, मीडियन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, सब चीज आप निकाल सकते हो। अब अच्छे मेजरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो 3 एस्पेक्ट रहते हैं अच्छे एटीट्यूड मेजरमेंट की, कि मेजरमेंट जो एटीट्यूड का वो अच्छी तरीके से हुआ। अगर उसमें एक्यूरेसी, हम तब बोलेंगे अगर उसकी एक्यूरेसी है जब उसकी वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी हो और प्रैक्टिकेबिलिटी हो। वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ, कि जो टेस्ट है वो उस चीज को मेजर कर रहा है जो वो सपोज्ड है मेजर करने के लिए, जो उसे काम करना है वो असल में पूरा कर रहा है। रिलायबिलिटी क्या है, कि प्रिसीशन एक्यूरेसी के साथ प्रोसीजर्स पूरी हो रही हैं। और प्रैक्टिकलिटी मतलब आप कन्वीनियंस के साथ उस चीज को पूरा कर सकते हो। एक ठीक ठाक पैसे में, ठीक ठाक खर्चे में आप इसको प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि टेस्ट करने में इतना पैसा लग गया कि आप जो एक्चुअल आप एटीट्यूड को टेस्ट कर रहे हो, उसकी वैलिडिटी चेक करने में आपको टेस्ट एटीट्यूड को मेजर करने ज्यादा पैसे लग जा रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए उसको करने के लिए। तो वैलिडिटी में क्या हुआ, दो यूजुअली कई फॉर्म्स की वैलिडिटी हो सकती है, लेकिन बेसिकली 2 फॉर्म्स होते हैं वैलिडिटी के, जो हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं। एक होती है इंटरनल वैलिडिटी, जिसमें हम देखते हैं कि जो हम मेजर कर रहे हैं, जो जिस इंस्ट्रूमेंट को हम मेजर कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में वो चीज वो कर रहा है जो सपोज जो सपोज उसका इफेक्ट है, क्या वो उसको एक्चुअल में कर रहा है। जो हमने देखा था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, कि जो हमको हमारे टेस्ट से रिजल्ट्स मिले, क्या हम उसको जनरलाइज करके उसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये 2 टाइप की वैलिडिटी रहती है। तो इसको चेक करने के लिए, वैलिड असेसमेंट बनाने के लिए 3 अप्रोचेस रहती हैं। कौन सी होती है, एक होती है कंटेंट की वैलिडिटी, एक होती है क्राइटेरिया की वैलिडिटी, और एक होती है कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी। तो कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है, कि हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। कंटेंट validity of a measuring instrument is the extent to which it provides sufficient coverage
ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस गाइडिंग द स्टडी। ठीक है, मतलब जो हमने सैंपल निकाला है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कंटेंट वैलिडिटी है। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कंटेंट वैलिडिटी चेक नहीं हुई है। फिर क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी क्या होती है कि कितना लेवल ऑफ एविडेंस आप क्रिएट कर रहे हो उस चीज को प्रूव करने के लिए, जो चीज आप बोल रहे हो कि आप प्रूव कर रहे हो। मतलब दो टाइप की वैलिडिटी इसके अंदर और होती है, एक होती है प्रिडिक्टिव और एक होती है कॉन्करेंट वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, हम पूरी रिसर्च जो कर रहे हैं कि हमारे पास करंट स्टेटस करंट ट्रेंड्स का इंफॉर्मेशन आए ताकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें। तो अगर हम फोरकास्ट कर पा रहे हैं सही तरीके से कि आगे आउटकम क्या होगा परचेज डिसीजन का, एटीट्यूड अगर हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। और अगर हम समझ बता पा रहे हैं कि जो दो वेरिएबल्स को हम सही टाइम पे मेजर कर रहे हैं और सही तरीके से उसको मेजर कर पा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि कॉन्करेंट वैलिडिटी भी उसकी होगी। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को देखने के लिए हमें दो वैलिडिटी और चेक करनी पड़ती है। सर वैलिडिटी क्या चेक कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली बताओ ना। जो हम एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं तो उसे हमें देखना पड़ता है कि उसकी एक्यूरेसी है कि नहीं, उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है। तो हम वैलिडिटी अलग अलग उसकी देख रहे हैं कि जो हमारा मेजरमेंट हो रहा है एटीट्यूड का वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको उसकी वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी उसको यूज करने से पहले पहले। ठीक है, एक होती है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और एक होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को टेस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट को हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ट्रस्ट है अगर वो ऑलरेडी डिफाइंड है तो हम उसको मेजर करेंगे, जो हमारे पास नए इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू है उसको मेजर करेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कोरिलेट कर लेंगे। दूसरा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होती है। ये एक और मेथड होती है, ये सेपरेट रहती है फ्रॉम अदर कंस्ट्रक्ट्स। इसमें अगर हमें ट्रस्ट को, कितना कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को हमारे ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं उसको हमें टेस्ट करना है, तो हम जो हमारे ब्रांड की बॉन्डिंग है, रेट्रिप्रोसिटी है, एम्पैथी है, बाकी सारी चीजों को हम अलग कर देंगे और सिर्फ ट्रस्ट को हम मेजर करेंगे, बाकी सारी चीजों को अलग करके। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटीज को बोलते हैं कि अपने आप में ट्रस्ट का क्या एक्सटेंट है इन्फ्लुएंस करने के लिए डिसीजन को। नाउ कौन कौन से टाइप्स ऑफ वैलिडिटी रहती है, एक होती है कंटेंट वैलिडिटी, जिसमें हम देखते हैं कि एक आइटम जो होता है, मतलब जो सैंपल है वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें क्या मेथड होती है, रेशियो हो सकता है यूज, जजमेंट यूज करी जा सकती है इसको मेजर करने के लिए। फिर क्राइटेरिया रिलेशन में क्या होता है, डिग्री ऑफ प्रिडिक्टर, कि वो कितनी अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर पा रहा है आगे क्या होने वाला है, तो इसमें कोरिलेशन मेथड को यूज करा जाता है। कॉन्करेंट वैलिडिटी में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट क्राइटेरिया ऑफ द डेटा अवेलेबल एट द सेम टाइम एज प्रिडिक्टर स्कोर्स, और प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर, कि जो डेटा आर मेजर्ड आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी अगर आप कॉन्करेंटली उसको मेजर कर पा रहे हो, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, तो हम बोलते हो कि वैलिडिटी है। इसमें कोरिलेशन मेथड को यूज करा जाता है। कंस्ट्रक्ट, व्हाट अकाउंट्स फॉर वेरिएंस इन द मेजर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि व्हाट अकाउंट्स फॉर द वेरिएंस इन द मेजर टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट्स बीइंग मेजर्ड एंड टू डिटरमिन हाउ वेल द टेस्ट रिप्रेजेंट्स इट ऑल। इस केस में हमने जो यहां पर देखा कि दो वेरिएंसेस, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और कन्वर्जेंट वैलिडिटी, इन दोनों को अगर ये दोनों पूरी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पूरी है। लेकिन अगर इन दोनों में से पूरी चीज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी देखेंगे, अगर दोनों पूरी हो रही है तो हम बोलेंगे कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पूरी है। फिर अगली चीज आती है रिलायबिलिटी, क्या डिग्री है कि वो जो आपका पूरा मेजरमेंट है एटीट्यूड का, वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ सेम टाइप के रिजल्ट देता है सेम सिचुएशन में, तो हम बोलेंगे कि जो आपका पूरा मेजरमेंट का एटीट्यूड है, पूरा मेजरमेंट का स्केल है, वो रिलायबल है। ठीक है, तो हमें कोएफिशिएंट पर ध्यान देना है, क्या वो हमें स्टेबिलिटी के साथ, इक्विवेलेंस के साथ और इंटरनल कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट्स दे रहा है। अगर दे रहा है तो हम कौन सी मेथड को यूज कर रहे हैं, कोरिलेशन मेथड को मोर और लेस यूज कर रहे हैं। अगर दे रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ओवरऑल मेजरमेंट का सिस्टम है वो रिलायबल है। फिर प्रैक्टिकलिटी, साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर मेजरमेंट प्रोसेस कि हम उसे रिलायबली और वैलिडली मेजर कर सकें। मतलब समझो कि अगर हम प्रैक्टिकलिटी चेक कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों का एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको हम वैलिडिटी चेक करने में इतना पैसा या इतना टाइम लग गया कि जो हम एक्चुअल में मेजरमेंट कर रहे थे और जो टेस्ट की वैलिडिटी कर रहे हैं उन दोनों में कॉस्ट वैल्यू एनालिसिस सही बैठ नहीं रहा है। जितना उसका कॉस्ट है, जितना उसमें टाइम लग रहा है, वो ठीक ठाक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा पैसा अगर लग रहा है तो उसको करो ही मत आप लोग। ठीक है, तब वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना। सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या क्या रहते हैं मेजरमेंट के अंदर, नाउ सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या क्या होते हैं मेजरमेंट के अंदर। यहाँ पर जो ऑब्जर्व मेजरमेंट है वो डेविएट कर सकता है उसके ट्रू वैल्यूज से। उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, एरर्स की क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला कि जो फैक्टर्स हैं जैसे कि मूड, फटीग, हेल्थ, रिस्पोंडेंट का मूड नहीं है तो उसकी वजह से वो सही तरीके से आंसर नहीं दे सकता है। जो इन्वायरमेंट है ओवरऑल,
वो उसमें कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है, एबनॉर्मल इवेंट हो सकती है, जिसकी वजह से वैल्यू फॉल्स हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने पूछा है, इंटरव्यूअर ने जो पूछा है वो रिस्पोंडेंट को समझ ही नहीं आया। वो रिस्पोंडेंट बोला कि आप मुझे रिफ्रेश करके बोल सकते हो वापस से। तो जो इंटरप्रेटर है उसने दूसरा क्वेश्चन वही पूछा लेकिन दूसरे तरीके से पूछा, लेकिन उसमें उसका बायस आ गया। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है, रिस्पॉन्स पे इम्पैक्ट आ जाता है और आपका जो ओवरऑल है उस मेजरमेंट है उसमें एरर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन है, जो आप सवाल पूछ रहे हो बहुत एम्बिग्यूअस है, उसकी दो एक से ज्यादा मीनिंग हो सकती है और बहुत मुश्किल है समझने के लिए। वो इस केस में डिविएशन हो सकता है, मेजरमेंट एरर हो सकता है। ऑल्सो जब आप कोडिंग कर रहे हो, जब डेटा की एंट्री आप कर रहे हो क्वेश्चनर से स्प्रेडशीट के अंदर, तो उसमें कोई गलती हो सकती है, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, टेबुलेशन स्टेज पर भी कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो इस केस में ऑब्जर्व मेजरमेंट क्या होता है, जो आपका टोटल स्कोर आया मेजरमेंट का, जो सिस्टमेटिक एरर हो सकते हैं और जो रैंडम एरर्स हो सकते हैं, उन सबका टोटल मिलाकर हम बोलते हैं कि ये हमारा टोटल मेजरमेंट है। ये सारे टाइप्स ऑफ एरर्स हो सकते हैं जो कि आप मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड के टाइम पर देखते हो। नाउ स्केलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, बहुत ही सिंपल होती है ये। देखो, दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है कंपैरेटिव स्किल्स की और एक होती है नॉन कंपैरेटिव स्किल्स की। कंपैरेटिव स्किल नाम से पता चल रहा है, जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं। अगर मैंने किसी से पूछा कि आपको होंडा की कार पसंद है कि हुंडई की कार पसंद है, दोनों में से एक चूज करके बताओ, तो ये कंपैरेटिव स्किल है। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं इसके, एक होता है पेयर्ड कंपैरिजन, फिर रैंक ऑर्डर स्किल्स, फिर कांस्टेंट सम स्किल्स, क्यू स्टोर्स एंड अदर प्रोसीजर। सर नाम बहुत कठिन है, बहुत इजी है। देखो, पेयर्ड कंपैरिजन में क्या होता है कि हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ ऑप्शन देते हैं पार्टिसिपेंट को कि इसमें से बताओ आपको कौन सा पसंद है। मैंने बोला होंडा या हिंडा की कार में से आपको क्या पसंद है, तो ये पेयर्ड कंपैरिजन हुआ। फिर फोर्स रैंकिंग स्केल, जो पेयर्ड कंपैरिजन है स्केल, उसको आप हमेशा यूज नहीं कर सकते। मान लो 200 यूनिट्स हैं आपके पास, 20 यूनिट्स हैं, 20 आइटम है जिसमें आपको चूज करना है। तो अगर आप उसमें पेयर्ड कंपैरिजन स्केल को यूज करोगे तो 190 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपको कितना टाइम लगेगा उसमें? तो आप क्या करते हो, 20 को एक लिस्ट में लिखते हो और आप उसको रैंक कर देते हो कि सबसे बेस्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। एग्जांपल, आपको कौन सा टूथपेस्ट का ब्रांड पसंद है, आपने 10 के 10 लिखे, उसको रैंक कर दिया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। तो सबसे ऊपर वाला है, आपको पता चल गया उसको कौन सा ज्यादा पसंद है, कौन सा कम पसंद है रिस्पॉन्डेंट को। फिर कांस्टेंट सम स्केल में क्या होता है कि हम रिस्पॉन्डेंट को बोलते हैं कि आप जो यूनिट्स है, हम आपको 100 पॉइंट दे रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपको वहाँ का खाना कैसा लगा, आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा, आपको वहाँ की प्राइस कैसी लगी, वहाँ की सर्विसेज कैसी लगी, इस 100 पॉइंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपको सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे कम अच्छा क्या लगा। तो अगर उसने फूड क्वालिटी को 50 दिए, अगर वहाँ पे जब वो खाना खा रहा था तो वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, आसपास लोग बहुत बात कर रहे थे, तो उसने एटमॉस्फेयर को 10 ही दी, तो हम उससे पूछेंगे आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई, इसको इंप्रूव करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो ये होती है कांस्टेंट स्केल, कांस्टेंट सम स्केल्स। फिर नॉन कंपैरेटिव स्केल क्या होती है, इस केस में एक ऑब्जेक्ट को अलग से मेजर करा जाता है, दूसरे से कंपेयर नहीं करा जाता। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम मेजर करा जाता है। पहला होता है सिंपल एटीट्यूड स्केल। इसमें क्या होता है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सेज यहाँ पर रहते हैं। मतलब हमने बोल दिया हाँ या ना वाला क्वेश्चन पूछा, क्या आप हमारा लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हो अगले 12 महीने के अंदर अंदर, हाँ या ना। दूसरा क्या होता है कि हम उसको और कैटेगरीज ऑफ रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एक ही आंसर है लेकिन उसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस को दे सकते हैं कि आप इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा रीड करना पसंद करते हो। आपका लोकल न्यूज़पेपर या नेशनल न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या फिर कोई वेस्टर्न न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते हो, तो उसमें से कोई एक चूज कर सकते हो। और अगर आपको दूसरा आंसर है तो आप उसका नाम लिख सकते हो। फिर एक और इसमें होता है जब आप मल्टीपल चॉइसेस दे देते हो, बहुत सारी चॉइसेस दे देते हो, उसमें से वो एक चीज को सेलेक्ट कर लेता है या एक से ज्यादा चीजों को सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है। नाउ कंटिन्यूस रेटिंग स्केल्स, इसमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्केल का। हम उसको एक स्केल देते हैं, 0 बहुत खराब और 100 बहुत अच्छा। हमसे पूछते हैं कि अगर आपने इस प्रोडक्ट की, इस कंपनी की चीजों को यूज करा है, तो आप उसको रेट करिए इस पूरी स्केल के अंदर, आप उसको कितनी रेटिंग देना चाहोगे। ये होता है कंटिन्यूस रेटिंग स्केल्स। नाउ नेक्स्ट इज लाइकर्ट स्केल। सर नाम बहुत कठिन है, बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं कि हम ऑप्शन देते हैं 5, हम एक स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट से का आपका क्या रिएक्शन है वो आपसे पूछते हैं। और रिएक्शन सिर्फ हाँ या ना नहीं होता है, रिएक्शन में भी 5 कैटेगरी होती है, कि हम अग्री करते हैं या बहुत स्ट्रांगली अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं या बहुत स्ट्रांगली डिसअग्री करते हैं, या फिर मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नीदर अग्री और डिसअग्री। मैंने स्टेटमेंट दिया कि जो इंटरनेट है वो पहले की ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से बहुत अच्छा है क्योंकि आपको सब चीज जल्दी मिल जाती है। आप बोलोगे हम इससे स्ट्रांगली अग्री करते हैं, कोई बोल सकता है कि नहीं इसकी वजह से अटेंशन स्पैन कम हो गया, आई स्ट्रांगली डिसअग्री विद दिस, कोई बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी नहीं पढ़ता था अभी नहीं पढ़ता हूँ। फिर सिमेंटिक डिफरेंशियल एसडी स्किल्स, इसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में रिस्पोंडेंट को बोलते हो और बोलते हो कि आप उसमें 5 से 7 पॉइंट की आप रेटिंग दो उसको। उसका पैरामीटर हम लिख के दे देते हैं, फिर उस पर लिखता है कि मुझे ये चीज पसंद आई तो क्यों पसंद आई, या पसंद नहीं आई तो क्यों पसंद नहीं आई। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं
कि किसी स्टोर पे जाने की बात है, तो आपकी पास वाली स्टोर कौन सी है, दूर वाली स्टोर कौन सी है, कम कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम कितना लगता है, ईज़ी ड्राइव में कितना टाइम लगता है, मुश्किल ड्राइव अगर दूसरी जगह आप जाते हो तो कितना टाइम लगता है, पार्किंग स्पॉट मिलता है कि नहीं मिलता है, कन्वीनियंस है कि नहीं है, तो वो 4-5 पॉइंट लिख देता है अपने हिसाब से। फिर आखिरी होती है स्टेपल स्किल्स। स्टेपल स्किल्स में क्या होता है कि हम एक पूरी वर्टिकल स्केल बनाते हैं, जिसका पॉइंट होता है -5 बहुत खराब से +5 बहुत अच्छा, और बीच में 0 रहता है कि भाई ठीक-ठाक है। इसमें हम अलग-अलग पैरामीटर्स को वैल्यू करने के लिए रिस्पोंडेंट को बोलते हैं कि कंपनी की टेक्नोलॉजी कैसी है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी की रेपुटेशन कितना जानते हो आप उसको। तो वो अलग-अलग रेट कर देता है कंपनी को इस पूरी स्केल के बीच में। उससे हमें पता चल जाता है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका क्या लेवल है अच्छी तरीके से। कई बार नेगेटिव रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, लेकिन वो बाकी सब स्केल्स में पता ही नहीं चल पाते हैं। तो इसमें माइनस स्केलिंग भी है, नेगेटिव रिस्पॉन्सेज भी हैं, जो हमें पसंद बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो भी इसमें मेजर हो जाता है। दिस वाज द चैप्टर, टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।